आज इस वीडियो में हम लोग मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये भी हमारा इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। बस यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन होगा मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग, और मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग में तो हम जानते हैं, मैं बताया था यहाँ पर क्या होता है कि जो जितने डिसिजन वेरिएबल्स होंगे उसमें से कुछ जो होंगे इंटीजर होंगे और कुछ नॉन इंटीजर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको ये नहीं लिखा रहेगा कि मिक्स से बनाइए, मिक्स है या क्या है, उससे आपको मतलब नहीं, आपको खुद पहचानना पड़ेगा। ठीक है, और किसी किसी क्वेश्चन में दे भी देता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग गोमोरीज कटिंग प्लेन मेथड, या फ्रैक्शनल कटिंग मेथड इसी को बोलते हैं, या कटिंग प्लेन मेथड इसी को बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे लेकिन आपको यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे तो लिखा है मिक्स, तो मतलब मिक्स वाला ही होगा ना, लेकिन अगर नहीं भी लिखा है तो आपको यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखते हैं, क्या है, मैक्सिमम z इक्वल टू 7x1 प्लस 9x2। कांस्टेंट की अगर बात करें तो -x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 6 दिया है। सेकंड कांस्टेंट आपका 7x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 35 दिया है। ओके, और क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है कि जो आपके कांस्टेंट है नॉन नेगेटिव है, मतलब नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होंगे, और ये तो नॉन नेगेटिव वाली कंडीशन लीनियर प्रोग्रामिंग में होती ही है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, x1 इज एन इंटीजर। देखिए यहां से मेरे को पता चला कि जो प्रॉब्लम है मेरा मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, कैसे, क्योंकि देखिए डिसिजन वेरिएबल तो यहाँ पे x1 और x2 था, लेकिन x2 के बारे में आपको बताया नहीं, केवल ये बताया कि x1 आपके इंटीजर होनी चाहिए, मतलब x2 आपका नॉन इंटीजर भी हो सकता है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का है। सेम टाइप से बस यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन जो हम पिछले प्रॉब्लम में पढ़े हैं, मतलब जो प्योर इंटीजर में सेम टाइप से कैलकुलेशन होगा। बस यहाँ पे क्या होगा कि जब आप गोमोरियन वेरिएबल, मतलब नया स्लैक वेरिएबल, जब आपका एस बी कॉलम यहाँ पे नॉन नेगेटिव आ जाएगा, तब आप यहाँ पे एक नया वेरिएबल स्लैक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जिसको हम गोमोरियन कांस्टेंट भी बोलते हैं। वो जो डिफाइन होगा उसमें जो टर्म्स नेगेटिव टर्म में आएंगे उनका फ्रैक्शनल कट निकालने का अलग फॉर्मूला होगा। अभी तक जो हम प्योर पढ़ते थे उसमें क्या करते थे, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, -1/3। ठीक है, -1/3, तो इसका फ्रैक्शनल कट कैसे लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे क्या मिला आपको, -1/3। तो उसमें हम प्योर में क्या करते थे, इसको आप पॉजिटिव फ्रैक्शनल कट में चेंज करते थे। इसके लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, -1 प्लस 2/3 जैसे लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव फ्रैक्शनल कट, क्योंकि कैलकुलेट करने पे तो ये -1/3 है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग रूल होता है। यहाँ पे क्या रूल होता है हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, बाकी सब जो है सेम टाइप से बनता है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कि कन्वर्टिंग द, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मैक्सिमम है, एक्स भी आपका पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे कन्वर्टिंग द गिवन प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स s1 इज ग्रेटर देन 0 एंड s2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे स्लैक वेरिएबल डिफाइन कर लिए। ठीक है, फर्स्ट में क्या किए, s1 ऐड कर दिए, सेकंड में s2, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन 7x1 प्लस 9x2 प्लस 0x1 प्लस 0x2 हो गया, -x1 प्लस 3x2 प्लस s1 इक्वल टू 6 एंड 7x1 प्लस x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 35 आपका मिल गया। अब हम यहाँ पे सिंप्लेक्स टेबल का यूज करेंगे। तो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल का आप यूज करेंगे, पहला कॉलम आपका सी बी होगा, दूसरा कॉलम वाई भी होगा, थर्ड कॉलम एक्स भी होगा, फिर x1 x2 s1 s2 जितने कांस्टेंट थे, मतलब यहाँ पे जितने डिसिजन वेरिएबल x1 x2 तो दिया था, और s1 s2 हम सिलेक्ट वेरिएबल डिफाइन किए, तो हम यहाँ पे नोट कर लिए। वाई बी कॉलम में क्या करते हैं, जो हम सिलेक्ट वेरिएबल डिफाइन करते हैं, s1 s2 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, तो s1 s2 लिख दिए। ठीक है, सीजे हम लिख दिए, सीजे की वैल्यू क्या होगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से x1 का कोफिशिएंट क्या है 7 और x2 का 9, तो x1 के करस्पॉन्डिंग 7 लिख दिया, x2 के करस्पॉन्डिंग 9, और s1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 लिखे, s2 के करस्पॉन्डिंग 0, तो यहाँ पे हम क्या रख दिए, 0। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे, तो हम क्या किए, S1 का स्टार्टिंग कॉस्ट यहाँ से हमको पता चला 0 है, तो हम 0 लिख दिए। S2 का स्टार्टिंग कॉस्ट यहाँ से पता चला जो कि 0 है, तो हम यहाँ पे 0 लिख दिए। ठीक है, अब हम XB की वैल्यू निकालेंगे। XB आपका क्या होगा, जो राइट साइड की वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे हम देखें XB में क्या मिला आपको, यहाँ पर वैल्यू क्या है 6, और यहाँ पे क्या है 35, 6 एंड 35, तो हम यहाँ पे लिखे 6 एंड क्या लिखे यहाँ पर 35। ओके, XB की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो में एंटीज करेंगे, और एंटीज कहाँ करेंगे, फर्स्ट कांस्टेंट से। फर्स्ट कांस्टेंट में x1 का कोफिशिएंट आपका -1 है, तो देखिए x1 के करस्पॉन्डिंग -1, s2 का क्या है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखे, s1 का 1 है तो 1 लिखे, s2 तो है ही नहीं है तो हम 0 लिख दिए। सेकंड कांस्टेंट में x1 का 7 है, तो हम यहाँ पे 7 लिखे, x2 का 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिखे, s1 तो यहाँ है ही नहीं है तो 0 आप लिख दोगे, और s2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 1 लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे cb वाले को यहाँ पे xb वाले के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो zj मिलेगा xb के करस्पॉन्डिंग, cb वाले को
S1 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो CB आपको मिलेगा, यहाँ पे ZJ मिलेगा X1 के करस्पॉन्डिंग, फिर X2 के करस्पॉन्डिंग, फिर S1 के करस्पॉन्डिंग, फिर S2 के करस्पॉन्डिंग। ये तो आप कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ZJ माइनस CJ निकालेंगे। अब ZJ माइनस CJ आप निकालेंगे तो कैसे होगा, देखिए या फिर मल्टीप्लाई करके बता दे रहा हूँ मैं एक बार। देखिए पहले आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, ठीक है। आप 0 का मल्टीप्लाई मतलब CB वाले कॉलम का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 0 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 35 के साथ 0, ऐड करेंगे तो 0 होगा। सेम ही इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, ऐड करेंगे 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, ऐड करेंगे तो आपको 0 मिला। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, तो आपको 0 मिला। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 एंड इसका मल्टीप्लाई इसके साथ आपको 0, तो यहाँ भी क्या हुआ 0। अब आप ZJ माइनस CJ निकालेंगे कैसे, -7/2 -7, सॉरी 0 है और यहाँ पे -7 हो जाएगा, 0 -9 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, ZJ माइनस CJ आपका नेगेटिव अगर आ जाता है तो हम इसमें से क्या करते हैं, मोस्ट नेगेटिव टर्म को लेते हैं। अगर सिंगल होता तो वही आपका हो जाता। यहाँ पे दो एलिमेंट नेगेटिव है, एक -7 है -9, तो दोनों में से मोस्ट नेगेटिव मतलब सबसे छोटा नेगेटिव टर्म कौन सा है, -9। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -9, इसका मतलब क्या होगा, -9 के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या है, X2। मतलब क्या होगा, X2 जो होगा आपका बेसिस में एंटर करेगा। अब यहाँ पे किसी में दोनों में से किसी एक जगह क्या आ जाएगा, X2 आ जाएगा, लेकिन कहाँ पे आएगा वो कैसे पता चलेगा, लीडिंग एलिमेंट के बेसिस पे। अब लीडिंग एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, देखिए 0 और नेगेटिव लीडिंग एलिमेंट नहीं होता, लेकिन X2 में तो दोनों यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे दोनों लीडिंग एलिमेंट हो सकता है, दोनों में से कोई भी। तो आप लीडिंग एलिमेंट कौन सा लेंगे, जब XB वाले को वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, तो जिससे डिवाइड करने पे मिनिमम वैल्यू आती है वो वाला एलिमेंट आपका लीडिंग एलिमेंट कहलाता है। तो हम 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो देखिए हम क्या किए, 6 को 3 से डिवाइड किए और 35 को डिवाइड करेंगे 1 से, 35 को 1 से डिवाइड किए। दोनों में से जो मिनिमम एलिमेंट आएगा जिससे डिवाइड करने पे वही एलिमेंट आपका लीडिंग होगा। तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 3 लिखे, 35 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ पे आपको 2 मिला और यहाँ पे 35, दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 2। मतलब क्या होगा, यहाँ पे कब आया 2, जब आप 3 को 6 से डिवाइड किए, सॉरी 6 को 3 से डिवाइड किए, तो 3 आपका लीडिंग एलिमेंट, तो यहाँ पे 3 आपका लीडिंग एलिमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब आप लीडिंग एलिमेंट हो गया, मतलब क्या होगा, X2 आपका बेसिस से लीव करेगा। तो हम क्या किए, सॉरी X2 जो होगा बेसिस में एंटर करेगा यहाँ पर, तो हम क्या लिखे, हियर X2 एंटर्स एंड लीव कौन सा करेगा, तो लीडिंग एलिमेंट कौन सा था यहाँ पर, 3, ठीक है। तो हमको पता चल गया था पहले कि X2 जो होगा बेसिस में एंटर करेगा। अब लीव कौन सा करेगा, तो लीडिंग एलिमेंट के बेसिस पे पता चलता है, लीडिंग एलिमेंट क्या है 3, और इसके सामने का अगर देखें तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है S1, मतलब क्या होगा, S1 बेसिस से लीव करेगा। अब X2 के पोजीशन पे S1 के पोजीशन पे X2 आ जाएगा और S1 यहाँ से लीव कर देगा। तो नया टेबल जो हम बनाएंगे CB YB XB X1 X2 S1 S2 ये कॉलम तो इससे रहेगा। बस यहाँ पे क्या होगा, S1 के पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा, अब X2 आ जाएगा, तो X2 लिखे, S2 वाला सेम होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे आ जाएगा तो इस टेबल की एंट्रीज हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखिए आप कॉस्ट, X2 का कॉस्ट यहाँ से देखेंगे तो 9 है तो 9 लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक कॉस्ट तो जैसे पहले रहता है सभी में सेम रहेगा ना। अब यहाँ पे S2 का कॉस्ट 0 है तो 0 लिख दिए। अब इन सब एंट्रीज को आप कैसे करते हैं, तो आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले जो लीडिंग एलिमेंट है उस रो को आपको क्या बनाते हैं, लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए आपको इस रो को क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड। तो 3 से डिवाइड कीजिए, पूरे एलिमेंट को करेंगे ना, 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो हम 2 लिखे, -1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -1/3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसके बेसिस पे इसको 0 करेंगे, मतलब जो आपका ये मिला है लीडिंग एलिमेंट वाला ये था ना, इसके बेसिस पे क्या करेंगे, इस रो को मतलब इस एलिमेंट को आप 0 करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो 1 है, बस आप क्या कीजिए, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दीजिए, आपका डायरेक्ट मिल जाएगा। जब आप -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, -2 प्लस 35, आपको क्या मिला 35, तो यहाँ की एंट्री 35 होगी। इसमें -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3, इसके साथ ऐड करेंगे तो 22 बाई यहाँ पे क्या मिलेगा 3, इसके साथ ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 18 यहाँ पे 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करेंगे तो -3, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 0, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ZJ माइनस CJ निकालेंगे, ZJ माइनस CJ, -3 है, -3 -7, -10, 9 -9 0,
3 माइनस 0 3 मिलेगा और 0 माइनस 0 आपको क्या मिलेगा 0। अब यहाँ पे मैं नेगेटिव देखूंगा, नेगेटिव कहाँ पे मिला यहाँ पर, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है x1, मतलब क्या होगा अब यहाँ पे नेक्स्ट टेबल में x1 जो होगा बेसिस पे एंटर करेगा। अब ल्यू कौन सा करेगा, लीडिंग एलिमेंट इसके लिए खोजेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिए दो एलिमेंट है, एक नेगेटिव 1/3 है 22/3, तो ये तो नेगेटिव, और बताया था नेगेटिव और 0 कभी भी लीडिंग एलिमेंट नहीं होता है, तो आपको तो लीडिंग एलिमेंट यही होगा, तो आपको यहाँ रेशियो देखने की जरूरत नहीं है, मतलब क्या होगा 22/3 आपका लीडिंग एलिमेंट होगा। अब नेक्स्ट टेबल में आप क्या करेंगे, S2 के मतलब S2 यहाँ से लीव करेगा, S2 के पोजीशन पे क्या आ जाएगा x1। तो देखिए हम नेक्स्ट टेबल क्या बनाए कि x2 लिखे और S2 जो था उसके पोजीशन पे क्या आ गया x1। ठीक है, इसके कॉस्ट को लिख दिए, x2 का कॉस्ट 9 है और S2 का कॉस्ट यहाँ पे x1 का कॉस्ट क्या है 7, तो हम यहाँ पे 7 लिख दिए। अब क्या करेंगे, लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए लीडिंग एलिमेंट कहाँ पर था, ए था, और लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाने के लिए 3/22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/22। तो इस पूरे एलिमेंट के साथ 3/22 का मल्टीप्लाई करेगा करना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पे 33 है, 33 के साथ जब आप 3/22 का मल्टीप्लाई करें तो 11 टू ज़ा होगा, 11 थ्री ज़ा मतलब क्या होगा 9/2, आपको क्या मिल जाएगा 9/2। तो पहला एंट्री नेक्स्ट टेबल में यहाँ का एंट्री क्या होगा 9/2। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे 9/2, सॉरी हाँ, यहाँ पे जो आपका एंट्री मिलेगा ये वाला एंट्री 9/2। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट के साथ जब आप 3/22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 लिख देंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिलेगा 1/22 हो जाएगा, -1/22 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/22 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम एंट्रीज कर लिए मल्टीप्लाई करके। ओके, अब क्या करेंगे, इसके बेसिस पे ये 1 हो गया, इसके बेसिस पे इसके पहले वाला जो रो है उसको 0 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको 0 करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार 0 करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है 2 माइनस 1/3 1, 2 माइनस 1/3 और यहाँ पे क्या है 1। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हाँ नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 2 माइनस 3 1, 1/3 0, 1/3 और यहाँ पे क्या है 0। ठीक है, हाँ अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका लीडिंग एलिमेंट वाला यहाँ पर था ना, A1 था, इसके बेसिस पे आप इसको 0 को यहाँ पे आपको देखिए इसके पोजीशन पे यहाँ पे क्या, इसको पहले हम लोग लिख लेते ना, यहाँ पे आपका क्या था 9/2, 9/2 लिखे। फिर यहाँ पे क्या है 1 है, फिर यहाँ पे क्या है 0, 1/22, फिर क्या है यहाँ पे 3/22। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे अब -1/3 है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो में 1/3 का मल्टीप्लाई कीजिए और इसके साथ ऐड कर दीजिए, आपका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और पूरी एंट्रीज को हम कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वाला रो मिल जाएगा। ठीक, ये वाला रो मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ऐड करेंगे तो ये वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ऐड करेंगे तो ये वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू। अब आप जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे, जेड जे में से सी जे को माइनस करेंगे तो 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 9 0 एंड 0 माइनस 0 0 एंड 15/11 माइनस 0, 15/11 हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या पता चला कि जेड जे माइनस सी जे आपका क्या आ गया पॉजिटिव, जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव आ गया। लेकिन अब जेड जे माइनस सी जे आ गया तो आप एक्स भी देखेंगे, एक्स भी यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव आ गया, लेकिन हमको x1 क्या चाहिए था इंटीजर, लेकिन x क्वेश्चन में मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग का x2 के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, बस क्या बोला है कि x1 इंटीजर होना चाहिए, तो हम केवल x1 को देखेंगे, x2 से हमको कोई मतलब नहीं है। x1 क्या मिला आपका 9/2, तो हम क्या लिखे यार जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट x1 इक्वल टू 9/2 इज नॉट एन इंटीजर। हमको इंटीजर चाहिए था, इंटीजर नहीं आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बेसिस पर एक नया स्लैक वेरिएबल डिफाइन करेगा करना पड़ेगा, जिसको हम गोमोरियन कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर g1 से इंडिकेट करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, कंफ्यूजन ना हो करने, पहले इस रो को हम फ्रैक्शनल कट के फॉर्म में लिख लेते हैं। 9/2 है, 9/2 को हम क्या कर सकते हैं, अगर कंप्लीट फॉर्म में लिखें, देखिए 9/2 जो है, 9/2 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा प्लस क्या होगा 1/2, तो हम 4 + 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट को तो हमको अलग करना रहता है। बस जो टर्म नेगेटिव होगा वहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो सभी पॉजिटिव है, इजीली हो जाएगा, बस ए नेगेटिव है, तो इसका फ्रैक्शनल कट हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर मिक्स में ना। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हम पहले हम लिख लेते हैं
9/2 को लिख लिए 4+3/2 के फॉर्म में इक्वल टू x1 का क्या है यहाँ पर 1, तो x1 का कोफिशिएंट 1 लिख दिए, x2 का क्या है 0 तो हम 0 लिख दिए, s1 का क्या है -1/2 तो -1/2 और s2 का क्या है 3/2 पूरा डिटेल में यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना 3/22 लिख दिए। अब इसमें से हम फ्रैक्शनल कट को अलग करते हैं सभी के फ्रैक्शनल कट को। इसका अगर फ्रैक्शन तो देखिए g1 कैसे डिफाइन होगा थस द फ्रैक्शनल कट, ठीक है इसका हम क्या निकालेंगे फ्रैक्शनल कट g1 एक नया सिलेक्ट वेरिएबल डिफाइन किए ना, इसका फ्रैक्शनल कट क्या है 1/2 तो इसका क्योंकि हमारा फॉर्मूला -f(k0) होता है ना तो हम इसको क्या बोल सकते हैं या फिर इसको राइट में ले गए तो -1/2 हो गया -1/2 अब डायरेक्ट या फिर -f(k0) बोलो या फिर -1/2 यहाँ पे f(k0) की वैल्यू क्या है 1/2 मतलब यहाँ पे फ्रैक्शनल कट क्या है आपका 1/2 ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 का फ्रैक्शनल कट क्या होगा 0 क्योंकि ये कंप्लीट है तो 0 इंटू x1 0 का क्या होगा 0 तो 0 इंटू x2 अब -1/2 है -1/22 तो आप इसको कुछ नहीं करेंगे माइनस वाले का फ्रैक्शनल कट यहाँ पे कैसे निकालते हैं मिक्स में तो आप -1/2 s1 इसको तो आप अलग ही रहने दीजिए ठीक है, लेकिन इसका जो फ्रैक्शनल कट होगा वो कैसे डिफाइन होगा तो ध्यान देना यहाँ पे हम क्या करेंगे ये फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ पे मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग में नेगेटिव टर्म्स जो होता है नेगेटिव वाले को तो आप सेम लिखेंगे उसके कोफिशिएंट को आप कैसे लिखते हैं यहाँ पर f(k0) अपॉन में f(k0) -1 और यहाँ पे क्या था -1/22 तो -1/22 आप सेम लिखेंगे s1 था तो s1 सेम लिखे देखिए इसको मैं सेम लिखा यही है आपका f(k0) अपॉन में f(k0) -1 तो f(k0) तो हम इसी को बोलते हैं यहाँ पर f(k0) आपका क्या है इसी वैल्यू को जो फ्रैक्शनल कट होता है इसका ठीक है तो यहाँ पे 1/2 मिला है तो हम क्या लिखें यहाँ पे f(k0) मतलब 1/2 अपॉन में 1/2 -1 ठीक है -1/22 इंटू s1 फिर 3/22 s2 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा -1/2 0 इंटू s1 प्लस 0 इंटू s2 प्लस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको 1/2 अपॉन में यहाँ पे करेंगे तो 1/2 -1 कैलकुलेट जब आप करेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी और -1 का 1/2 -1/22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/22 प्लस s1 और ये तो फ्रैक्शनल कट ही हो जाएगा 1/22 पूरा आया जो कि फ्रैक्शनल कट ही है ना ठीक है और यहाँ भी 3/22 ये तो फ्रैक्शनल कट के फॉर्म में ही है तो यहाँ पर हम लिख लिए। अब क्या करेंगे इसको सेम हम लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे जैसे करते थे सेम टाइप का कैलकुलेशन आप करेंगे कोई डिफरेंट नहीं होगा बस यहाँ पे हम नेगेटिव वाले जो टर्म्स होते हैं उसके लिए फ्रैक्शनल कट कैसे डिफाइन करते हैं तो उसका क्या होता है f(k0) अपॉन में f(k0) -1 बाकी सब सेम होता है ठीक तो यहाँ पे क्या हो गया लेफ्ट में जब आप ट्रांसफर किए तो 0 इंटू x1 फिर 0 इंटू x2 फिर -1/22 s1 हो गया फिर -3/22 s2 हो गया प्लस क्या हो गया यहाँ पे g1 हो गया ठीक है राइट साइड में आपका क्या बचा -1/2 तो -1/2 अब हम नया टेबल बनाएंगे ठीक है नया टेबल में आपका एक नया वेरिएबल हो जाएगा g1 हो जाएगा ठीक है तो देखिए x2 और x1 इसको तो हम सेम लिखे x2 वाली एंट्रीज को x1 वाली एंट्रीज को सेम जो पिछला टेबल था उसके जैसा बस यहाँ एक नया कॉलम भी जुड़ जाएगा g1 तो यहाँ तो g1 था ही नहीं तो g1 के करस्पॉन्डिंग आप क्या लिखेंगे 0 और 0 ठीक है अब g1 का जब आप यहाँ पे एंट्रीज करेंगे g1 वाले रो की कैसे करेंगे x1 का कोफिशिएंट क्या है 0 तो हम क्या लिखे यहाँ पे देखिए सबसे पहले xb की एंट्री क्या होती है तो xb क्या होता है जो राइट साइड का टर्म राइट साइड के टर्म में क्या है -1/2 तो हम -1/2 लिखे उसके बाद क्या होगा x1 का कोफिशिएंट क्या है 0 तो हम क्या लिखे 0 x2 का कोफिशिएंट भी 0 है तो हम 0 लिखे फिर यहाँ पे s1 का -1/22 तो यहाँ पे -1/22 s2 का आपका यहाँ पर है 3/22 तो हम यहाँ पे क्या लिखे 3/22 -3/22 एक्चुअली g1 का क्या है 1 तो हम g1 का 1 लिख दिए ओके। अब यहाँ पे xb और zj माइनस cj तो आपका पॉजिटिव था हम xb को देखेंगे तो xb में क्या हो गया g1 के करस्पॉन्डिंग क्या है नेगेटिव आ गया ठीक है तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड यूज होगा तो हम क्या लिखे यहाँ पे हियर ऑल zj माइनस cj इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 बट ऑल xb आर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो नाउ वी यूज डुअल सिंप्लेक्स मेथड अब डुअल सिंप्लेक्स मेथड का यूज करेंगे तो यहाँ ल्यू कौन सा करेगा जीवन यहाँ पहले हमको पता चलता है ल्यू कौन सा करेगा किसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव आया जीवन के करस्पॉन्डिंग मतलब जीवन जो होगा आपका ल्यू करेगा ठीक है। अब एंटर कौन करेगा तो एंटर के लिए आप क्या देखेंगे आपको रेशियो निकालना पड़ेगा और उसमें से जो मैक्सिमम रेशियो निकलेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा वो आपका उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा वो आपका एंटर करेगा। तो यहाँ पे अगर देखिए तो देखिए ये तो आपका लीडिंग हो नहीं सकता 0 ए भी लीडिंग नहीं होगा ए भी लीडिंग नहीं होगा पॉजिटिव है यहाँ पे देखिए ए दोनों नेगेटिव ए दोनों लीडिंग हो सकता है तो आप क्या करेंगे जेड माइनस सी को जेड माइनस सीजो को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जहां पर मैक्सिमम आएगी जिससे डिवाइड करने पे वही आपका लीडिंग एलिमेंट होगा। तो देखिए 28/11 को हम किससे डिवाइड किए -1/22 से फिर 15/11 को डिवाइड किए -3/22 से तो यहाँ पे आपको -56 मिला यहाँ पे -10 दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है -10
मैक्सिमम कब आया, जब आप इसको 15/11 को किससे डिवाइड किए, -3/22 से, तो आपका लीडिंग एलिमेंट कौन सा मिलेगा, -3/22। तो हम क्या लिखे कि G1 एंटर्स, G1 क्या होगा यहाँ, सॉरी G1 लीव्स एंड H2 एंटर्स द बेसिस। G1 यहाँ पे लीव किया और H2 क्या किया, यहाँ पर एंटर किया। तो हम नया टेबल बनाएंगे, G1 को यहाँ से लीव करेंगे और H2 को एंटर करेंगे, और सेम फिर लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाएंगे और उसके पूरे वाले को 0, ऊपर वाले को 0 बनाएंगे। और कैसे बनाते हैं हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे क्या कर दिए S2 और G1 को यहाँ से लीव किए, लीडिंग एलिमेंट को हम 0 किए, सॉरी लीडिंग एलिमेंट को 1 किए और उसके पीछे ऊपर वाले एलिमेंट को 0 कर दिए, ठीक है। और कैसे 0 करेंगे, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसमें जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होगी यहाँ के, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ ऐड करते जाएंगे पिछले वाले टेबल से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग। फिर हम देखेंगे यहाँ पे ZJ माइनस CJ की वैल्यू, ZJ माइनस CJ की वैल्यू भी आप निकाल लेंगे। अब देखें यहाँ पे हम तो ZJ माइनस CJ आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x1, आपको x1 इंटीजर चाहिए था और x1 की वैल्यू क्या आ गई, 4, जो कि इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। तो हम क्या लिखे, थस द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज x1 इक्वल टू 4 और x2 की वैल्यू क्या है, 10/3। तो ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा x1 x2, और मैक्सिमम z आपको कहाँ से मिला, ए क्या है, 58। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस टाइप से हम मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।